कभी सोचा है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों जैसी खतरनाक जगहों पर जहां हर कदम पर खतरा होता है, गंभीर हादसों को कैसे रोका जाता है? आज हम बात करेंगे उसी अदृश्य ढाल के बारे में जो इन बेहद जोखिम भरे माहौल में जानें बचाती है, यानी परमिट टू वर्क सिस्टम। अच्छा, जरा एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट या किसी इंडस्ट्रियल प्लांट की कल्पना कीजिए। यहाँ कुछ काम, जैसे कि मान लीजिए किसी बंद टैंक के अंदर जाना या चालू बिजली के तारों के पास काम करना, इतने खतरनाक होते हैं कि एक छोटी सी मामूली सी गलती भी एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। इसीलिए इन कामों को करने के लिए सिर्फ हुनर ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इन्हें शुरू करने से पहले एक बिल्कुल सटीक और औपचारिक योजना की ज़रूरत होती है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये जोखिम है क्या, ये सिस्टम एक सुरक्षा कवच कैसे बनता है, असल में ये काम कैसे करता है, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, और आखिर में ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई से कहीं कहीं ज़्यादा क्यों है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर इतनी सख्त औपचारिकताओं की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, ये नियम सिर्फ काम बढ़ाने या ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं है, ये किसी बड़ी अनहोनी को होने से पहले ही रोकने के लिए बनाए गए हैं। और इसका समाधान है परमिट टू वर्क सिस्टम। अब ये क्या है? ये खतरनाक कामों के लिए ठीक वैसे ही है जैसे एक पायलट की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट उड़ान से पहले होती है। हर जांच, हर सावधानी, हर नियम का पालन जरूरी है। और हां, ये सिर्फ फॉर्म भरने की बात बिल्कुल नहीं है। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, ये सिस्टम असल में कम्युनिकेशन यानी संवाद की रीढ़ है। ये पक्का करता है कि हर कोई एक ही पेज पर हो, खतरों का अंदाजा लगा लिया गया हो और सुरक्षा के सारे इंतजाम हो चुके हों, इससे पहले कि कोई एक औजार भी उठाए। और सुनिए, ये सिस्टम कोई एक ही चाबी से सारे ताले खोलने जैसा नहीं है। हर खास तरह के खतरे के लिए एक खास तरह के परमिट की जरूरत होती है। चलिए पहले प्रकार से शुरू करते हैं, हॉट वर्क। इसमें वेल्डिंग टॉर्च से लेकर ग्राइंडर तक कुछ भी शामिल है, मतलब कोई भी ऐसा उपकरण जो चिंगारी या तेज गर्मी पैदा करता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है, वेल्डिंग। एक भी आवारा चिंगारी अगर वो किसी ज्वलनशील पदार्थ के पास पहुंच जाए तो एक विनाशकारी आग लगा सकती है। तो हॉट वर्क परमिट ये पक्का करता है कि काम शुरू होने से पहले उस पूरे एरिया को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया है। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो अदृश्य है लेकिन जानलेवा हो सकता है, सीमित स्थान या कहें तो कन्फाइंड स्पेसेस। हम यहाँ टैंक, साइलो या जमीन के नीचे बने चेंबर जैसी जगहों की बात कर रहे हैं, जहां हवा में जहरीली गैस हो सकती है या सांस लेने लायक ऑक्सीजन ही ना हो। और इसीलिए इन जगहों में दाखिल होने के लिए परमिट बेहद जरूरी है। यह अनिवार्य करता है कि पहले हवा का परीक्षण किया जाए, वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम हो और एक बचाव दल किसी भी इमरजेंसी के लिए स्टैंड बाय पर तैयार रहे। सच मानिए, ये जिंदगी और मौत के बीच का फर्क हो सकता है। जानते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाली मौतों का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? ऊंचाई से गिरना। इसीलिए 1.8 मीटर यानी कि लगभग 6 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर किसी भी काम के लिए एक अलग परमिट की जरूरत होती है। ये परमिट जांचता है कि मचान यानी स्कैफोल्डिंग सुरक्षित है या नहीं, रेलिंग ठीक से लगी है या नहीं, और मजदूरों के पास सही हार्नेस और फॉल प्रोटेक्शन गियर हैं और वो उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ अंदाजे या चलता है वाले एटीट्यूड के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। चालू बिजली के सिस्टम के पास काम करना हो, गहरी खाइयां खोदनी हो या क्रेन से भारी सामान उठाना हो, इन सभी के लिए अपने खास परमिट होते हैं और हर परमिट को उसके अनोखे खतरों से निपटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो हमने क्यों और क्या तो समझ लिया, अब आते हैं कैसे पर। एक वर्क परमिट का जीवन चक्र क्या होता है, मतलब एक अनुरोध से लेकर काम के पूरा होने तक इसका सफर कैसा होता है। देखिए, ये एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई प्रक्रिया है। ये एक साधारण काम के अनुरोध से शुरू होती है, फिर खतरे की पहचान और कई स्तरों की समीक्षा से गुजरती है और अंत में टीम के साथ एक फाइनल सेफ्टी ब्रीफिंग पर खत्म होती है। हर कदम एक महत्वपूर्ण जांच बिंदु है, एक सेफ्टी गेट। इसे और आसान बनाने के लिए हम इसे 5 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अनुरोध, फिर मंजूरी, उसके बाद ब्रीफिंग, फिर काम का निष्पादन और आखिर में समापन। हर अगला कदम पिछले कदम पर टिका होता है, जिससे यह पक्का होता है कि कोई भी छोटी से छोटी बात भी नजरअंदाज ना हो। लेकिन कोई भी सिस्टम सिर्फ कागज पर बनी एक प्रक्रिया नहीं होता है ना, ये लोगों से चलता है।
तो चलिए उन प्रमुख किरदारों को देखते हैं जो इसे सफल बनाते हैं और उन मानवीय चूकों को भी जो इसे विफल कर सकते हैं। आमतौर पर इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। साइट इंजीनियर, जो तकनीकी रूप से सब कुछ पक्का करता है, सुरक्षा अधिकारी, जो हर सुरक्षा उपाय की जांच करता है, और सुपरवाइजर, जो असल में टीम से काम करवाता है और उसे प्रबंधित करता है। मतलब यह एक टीम का प्रयास है। यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है, परमिट थकान। जब लोग रोजाना वही फॉर्म भरते हैं तो वे इसे बस एक और कागजी काम की तरह देखने लगते हैं और इसके पीछे छिपे जीवन और मृत्यु के कारण को भूल जाते हैं। इसीलिए असल दुनिया के हादसों के उदाहरणों के साथ लगातार ट्रेनिंग इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और खतरनाक जाल है स्कोप क्रीप। यह तब होता है जब कोई काम मूल रूप से तय किए गए दायरे से आगे बढ़ जाता है। हो सकता है कि एक छोटा सा अतिरिक्त काम हानि रहित लगे, लेकिन यह नए खतरे पैदा कर सकता है जिनका जिक्र परमिट में था ही नहीं। इसीलिए किसी भी बदलाव के लिए काम रोककर दोबारा मूल्यांकन करना अनिवार्य है। इसमें कोई कोताही नहीं। तो इन सभी प्रक्रियाओं और कागजी कार्रवाई के अंत में असल दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब इसे सही तरीके से किया जाता है तो परिणाम वाकई में चौंकाने वाले होते हैं। इस नंबर पे एक नजर डालिए, 85%। जी हाँ, 85%। ये उन साइटों पर दुर्घटनाओं में आई कमी है जो इन प्रणालियों को लगन से और गंभीरता से लागू करती हैं। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो हर दिन अपने घर सुरक्षित लौटते हैं। और ये हमें इस सबसे जरूरी बिंदु पर लाता है, एक वर्क परमिट सिस्टम केवल उतना ही प्रभावी है जितनी उसे समर्थन देने वाली संस्कृति। यह सिर्फ नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, यह सुरक्षा को एक साझा मूल्य बनाने के बारे में है, सबकी जिम्मेदारी बनाने के बारे में है। तो हम इस एक विचार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। क्या हम अक्सर उन चीजों को जिन्हें कागजी कार्यवाही कहकर खारिज कर दिया जाता है, वो गंभीरता और ध्यान दे रहे हैं जिसकी वे हकदार हैं? क्योंकि दिन के अंत में ये सिर्फ कागज नहीं है, ये सुरक्षा है, ये जीवन है,